हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम का जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का को करिकुलर का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं सहायता। उसके जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सोल्व करने वाले हैं। टोटल जो हमारी सिलेबस में यूनिट्स होती हैं वो होती हैं इसमें 4। ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ की हमारी टोटल 4 यूनिट होती है। फर्स्ट यूनिट मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यूनिट फर्स्ट में हमारे 2 पार्ट्स हैं, ओके, जो चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप शुरुआत करते हैं हम जो यूनिट सेकंड है हमारी उसकी। तो यहाँ पर जो हमारी यूनिट सेकंड है वो भी फर्दर 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट जो है हमारा यूनिट सेकंड का, उसको चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है यहाँ पर, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र एवं बेहोशी से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड यहाँ पर दिए गए हैं, यानी फर्स्ट एड रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम एंड अनकॉन्शियसनेस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क भाग बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है। तो कौन सा भाग बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र होता है? ये होता है हमारा प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि अनुमस्तिष्क का कार्य है। अनुमस्तिष्क का कार्य होता है शरीर का संतुलन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं? ये होती हैं हमारी 31। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि घ्राण पिंड किसका बोध कराते हैं। जो घ्राण पिंड होते हैं वो किस चीज़ का बोध कराते हैं? गंध का। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि प्रमस्तिष्क का कार्य है। प्रमस्तिष्क का कार्य होता है स्मृति, चिंतन और उत्तरदायित्व की भावना। ये सभी प्रमस्तिष्क के कार्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा गया है कि प्रवृत्ति क्रिया नहीं है। जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया है वो इनमें से कौन सी नहीं है? तो आज्ञा का पालन करना प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जबकि गर्मी में पसीना निकलना, तेज प्रकाश में नेत्र की जो पुतलियाँ उनका सिकुड़ना और भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, ये सभी क्या होंगी? प्रतिवर्ती क्रियाएं। देन दिया गया है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है। तो मनुष्यों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या हमारी पाई जाती है 12 जोड़ी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि निम्न में से कौन प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है हमारा मेरुरज्जु। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो कपाल गुहा जो होती है, ठीक है, यानी खोपड़ी के अंदर, उसमें स्थित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि अनैच्छिक क्रिया है। जो हमारी अनैच्छिक क्रिया है उसका उदाहरण, अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है हृदय गति। ठीक है, यहाँ पर कोई हमारी इच्छा नहीं चल सकती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी हृदय को अगर हम बोलने लगे कि कुछ टाइम के लिए धड़कना बंद कर दो तो वो रुकेगा नहीं, है ना। तो ये क्या होगी? अनैच्छिक क्रिया। देन दिया गया है कि मिर्गी में व्यक्ति को कहीं भी कभी भी दौरा आ सकता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो इसमें होता है कि देह जो है वो अकड़ जाती है, दांत जकड़ जाते हैं और मुंह में जो है झाग आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा ये सभी। देन दिया गया है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में किसका अध्ययन किया जाता है। यानी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? इसके अंतर्गत करते हैं हम कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं का। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रबल भावनाओं से संबंधित है। तो मस्तिष्क का हमारा जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये प्रबल भावनाओं से संबंधित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है। जो न्यूरॉन होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि न्यूरॉन का मुख्य भाग है। न्यूरॉन का मुख्य भाग होते हैं साइटोन, एक्सोन और डेंड्रोन्स। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि मस्तिष्क का वह भाग जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है।
तो मस्तिष्क के इस भाग को हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगोटा, जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर दिया गया है कि बेहोशी का कारण है। बेहोशी का क्या कारण होता है? सिर पर चोट या सदमा हो सकता है, हृदय रोग या फिर विषपान हो सकता है यानी विष ग्रहण करना, अधिक देर तक खड़े रहना या फिर मिर्गी। ये सभी हमारे बेहोशी के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि ऐंठन एक चिकित्सकीय घटना है जिसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है तंत्रिका कोशिका गतिविधि बाधित होती है, मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से सिकुड़ती हैं और शरीर की अचानक हिंसक और अनियमित गति होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद पूछा गया है कि डैश करके में व्यक्ति को तत्कालीन आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है, यानी कौन सी स्थिति में? तो स्ट्रोक में व्यक्ति को तत्काल आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि ऐंठन का कारण है। ऐंठन का कारण होता है मिर्गी, सिर की चोट और गंभीर बुखार। ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। देन क्वेश्चन नंबर 22 पर दिया गया है कि मस्तिष्क सुरक्षित है। मस्तिष्क कहाँ पर सुरक्षित रहता है? मस्तिष्क सुरक्षित रहता है कपाल के अंदर यानी खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। देन दिया गया है कि मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या होता है? व्यक्ति के दांतों के बीच कुछ रख दें, ठीक है, व्यक्ति को हिलाए नहीं और गर्दन के आसपास के वस्त्रों को ढीला कर दें। ये सभी प्रयास हमें करने चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? कसरत करना, ठीक है, कसरत करना हमारी ऐच्छिक क्रिया होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। जबकि लार का स्रावन, आँख की पलक झपकना और छींकना, ये सभी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे कि भोजन को देखकर, स्वादिष्ट भोजन को देखकर लार का स्रावन, ठीक है, या फिर कोई आँख में चीज़ चली जाए तो क्या होगा? पलक एकदम अचानक से झपक जाती है और छींक भी जो आती है वो रुकती नहीं है। देन दिया गया है कि न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं हम तंत्रिका कोशिका को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? जो न्यूरॉन होती है वो पाई जाती है हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। देन दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और एक होता है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। ये सभी हमारे होंगे तंत्रिका तंत्र के भाग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो हमारे क्वेश्चन पेपर है 2022, 2023 एंड 2024, ठीक है, वो भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो एवरी ईयर रिपीट होकर आते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले आप लोग जरूर देख लीजिए एक बार। और अब शुरू करते हैं यूनिट सेकंड का, जो हमारा पार्ट सेकंड है, यानी जठरांत पथ से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है, फर्स्ट एड रिलेटेड विथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जो फर्स्ट है हमारा, कि आमाशय की दीवार बनी होती है। आमाशय की दीवार जो होती है वो किससे बनी होती है? अनुदैर्ध्य पेशियों से, तंतुमय ऊतकों से, इन दोनों से बनी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए और बी दोनों से। उसके बाद दिया गया है कि आहार नाल की श्लेष्म कला में कौन पाचक रस स्रावित करती है? तो पाचक रस जो है वो स्रावित करती है पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है, यानी जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि मनुष्य शरीर के समुचित कार्य करने के लिए आवश्यक विटामिन की कुल संख्या है। तो इसकी विटामिन की जो कुल संख्या होती है ये 13 होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि आहार नाल की लंबाई है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? हम सभी जानते हैं 8 से 9 मीटर के लगभग होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि आमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक पाचन की क्रिया में रहता है? तो आमाशय में जो भोजन होता है वो लगभग 4 घंटे तक पाचन की क्रिया में रहता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि ग्रास नली की दीवारों की मांसपेशियाँ कितने स्तरों की बनी होती हैं? ठीक है, डैश दिया गया है ना यहाँ पर, तो ये बनी होती है 3 स्तरों की। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। एक मिड में पाई जाएगी, एक अपर और एक इनर, ठीक है। देन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग होता है क्वासियोरकर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि कोलन उदर गुहा में किस आकार की होती है?
जो कोलन होती है वो उदर गुहा में उल्टे यू आकार की होती है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि आमाशय से आगे चलने पर पाचन तंत्र का जो अंग प्रारंभ होता है उसे कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे पक्वाशय या फिर ग्रहणी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। जो ग्रहणी होती है वो सी आकार की होती है, ठीक है, स्टमक से जो नीचे की साइड चलती है। देन दिया गया है कि जठर रस का निर्माण कहाँ होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, इसका निर्माण होता है आमाशय में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि ग्रहणी से आगे वाले भाग को कहते हैं, ग्रहणी से आगे वाले भाग को हम बोलते हैं छोटिया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि प्रत्येक रसांकुर में विद्यमान है, प्रत्येक रसांकुर में क्या विद्यमान होता है, एक मोटी लसिका वाहिनी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि डायरिया का कारण है, जो डायरिया होता है उसका क्या कारण होता है, डायरिया के कारण होते हैं गंदा पानी, वायरस और अस्वच्छता, ये सभी होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि आमाशय के दूसरे छिद्र का मार्ग छोटी आंत से जुड़ा रहता है, जो कहलाता है, जो क्या कहलाता है, जठर निर्गम द्वार या फिर पाइलोरस। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होंगे, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि निम्न में से किस विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है हमारा विटामिन सी, ओके। यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का उत्पादन हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता, वो कौन सा विटामिन होता है जिसका उत्पादन हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी, तो इन सभी का उत्पादन हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि अग्नाशयिक रस से प्राप्त एंजाइम का नाम है, अग्नाशयी रस से प्राप्त एंजाइम का नाम होता है हमारा एमाइलोप्सिन, स्ट्रिएप्सिन या फिर जिसको अब हम लाइपेज कहते हैं, और ट्रिप्सिन, ये सभी हमारे अग्नाशयी रस से प्राप्त एंजाइम होते हैं, ठीक है। पैनक्रिएटिक जूस से प्राप्त एंजाइम, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि अग्नाशय द्वारा जो रस बनता है उसे कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्नाशयिक रस, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, जो पैनक्रियाज द्वारा जूस बनता है, ओके। देन दिया गया है कि मुख्य पाचक ग्रंथि है, जो हमारी मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, मुख्य पाचक ग्रंथि हमारी यकृत, आंतरिक ग्रंथियाँ और अग्नाशय या फिर क्लोम, ये सभी मुख्य पाचक ग्रंथियाँ। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि डैश करके में भोजन का पाचन नहीं होता, तो कहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता, हम सभी जानते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, पाचन नहीं होता है। देन दिया गया है कि हार्मोन एडीएच निम्न में से किससे स्रावित होता है, जो एडीएच हार्मोन होता है वो इनमें से किससे स्रावित होगा, ये होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इससे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि बड़ी आंत में विद्यमान है, बड़ी आंत में विद्यमान होते हैं उंडुक, कोलन और मलाशय। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ये सभी, यानी सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ओके। उसके बाद दिया गया है कि लार किसके पाचन में सहायता करती है, जो लार होती है ये किसके पाचन में सहायता करती है, स्टार्च के। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि डायरिया किस ऋतु में अधिक फैलता है, डायरिया जो होता है ये वर्षा ऋतु में अधिक फैलने वाला रोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि डायरिया के रोगी को क्या खाने को दिया जा सकता है, जो डायरिया का रोगी होता है इसको खाने में क्या दिया जा सकता है, इसको हम दे सकते हैं तरल व हल्का भोजन, ठीक है। उसके बाद बेल का शरबत भी दे सकते हैं, या फिर फटे दूध का पानी और मट्ठा भी दे सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि डायरिया अधिकतर किसे होता है, जो डायरिया होता है वो अधिकतर कम आयु के बच्चों को होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि खाद्य विषाक्तता से बचने के लिए खाद्य पदार्थों को किस प्रकार रखें, खाद्य विषाक्तता से बचने के लिए हम खाद्य पदार्थों को किस प्रकार रख सकते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित ताप पर पकाएं, जल्दी खराब होने वाले जो पदार्थ हैं उनको फ्रीज में रखें, संदेह होने पर भोजन फेंक दें। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया है कि भोजन में विषाक्तता के लक्षण हैं, भोजन में विषाक्तता के क्या लक्षण होते हैं, उल्टी करना, मितली और दस्त। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ये सभी।
उसके बाद दिया गया है कि खाद्य विषाक्तता की सबसे गंभीर जटिलता है। खाद्य विषाक्तता की जो हमारी सबसे गंभीर जटिलता होती है इसे को बोलते हैं निर्जलीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि डायरिया रोग का लक्षण है। डायरिया रोग का क्या लक्षण होता है? डायरिया रोग का लक्षण होता है हमारा बार बार दस्त, ठीक है, जिससे पानी की कमी हो जाती है, बुखार, बेचैनी, ठंडा पसीना, आंखें अंदर धंसना और पेट फूलना, ये सभी हमारी डायरिया रोग के लक्षण हैं। उसके बाद दिया गया है कि खाद्य विषाक्तता किनके लिए जानलेवा हो सकती है। जो खाद्य विषाक्तता होती है वो छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए और वृद्धियों के लिए, इन सभी के लिए जानलेवा हो सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि दूषित भोजन खाने के बाद आप बीमार होते हैं या नहीं, यह किस तथ्य पर निर्भर करता है? तो ये इस तथ्य पर निर्भर करता है कि जोखिम की मात्रा कितनी है, यानी कि किसी की इम्यूनिटी सिस्टम कितनी है, प्रतिरक्षा, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है। देन उम्र पर भी निर्भर करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली पर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, इन सभी पर। ओके, और ये है हमारा सेकंड यूनिट का पार्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रिक बर्न, जो इलेक्ट्रिक बर्न होता है डैश करके दिया गया है कि की गतिविधि को प्रभावित करता है। ये किसकी गतिविधि को प्रभावित करेगा? तो ये प्रभावित करता है हमारे दिल की गतिविधि को। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। जो हमारी ये यूनिट है इसमें त्वचा तथा जलने से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा जो होती है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यानी फर्स्ट एड रिलेटेड विद स्किन बर्न्स। देन सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि त्वचा के वे रोग जो केवल सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्कैबीज या फफूंदी, बी पर दिया गया है सफ़ेद धब्बे और सी पर दिया गया है हल्की एलर्जी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया गया है कि को शरीर की ज्ञानेंद्रियों में से एक माना है, यानी कि किसको शरीर की ज्ञानेंद्रियों में से एक माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो त्वचा होती है वो शरीर की ज्ञानेंद्रियों में से एक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, यानी आँख, नाक, कान, त्वचा, ये जो सब है क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। देन दिया गया है कि त्वचा की कितने परतें होती हैं। जो त्वचा होती है उसकी हमारी कितने परतें होते हैं हम सभी जानते हैं, 3, ठीक है। एपिडर्मिस होती है एक हमारी, डर्मिस, और एक होती है हाइपोडर्मिस। देन दिया गया है कि त्वचा 2 रंग प्रदान करती है। जो त्वचा होती है वो 2 रंग कौन से प्रकार प्रदान करती है? वर्णक कोशिकाएं। ओके, ऑप्शन जो यहाँ पर सी है करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि त्वचा पर किसी भी प्रकार की बीमारी होने का सूचक है। त्वचा पर किसी प्रकार की बीमारी होने का सूचक हो सकता है गहरा या हल्का धब्बा, खुजली, कोई स्राव या फिर दरोड़ा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि कितने प्रतिशत जलने पर जीवित रहने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो जीवित रहने की जो संभावना है वो 60 से 90% जलने पर कम रह जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हुआ, यानी 65 to 90% अगर कोई व्यक्ति जल गया तो उसके जीने की संभावना जो है वो बहुत कम रह जाती है। उसके बाद दिया गया है कि त्वचा की किस परत के जलने पर दर्द, लालपन, सूजन व फफोले हो जाते हैं। जो त्वचा की हमारी एपिडर्मिस या डर्मिस होती है इसके जलने पर जो दर्द है, लालपन, सूजन या फिर फफोले हो सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। उसके बाद दिया गया है कि जलने की दुर्घटना का कारण है। जलने की दुर्घटना का कारण होते हैं हमारे आग या बिजली हो सकती है, रसायन व प्रकाश विकिरण हो सकते हैं, घर्षण और बर्फ भी हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि जब बहुत हल्का सा जलता है तो वह कहलाता है, जब बहुत हल्का सा जलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट डिग्री बर्न। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन सेकंड जो यहाँ पर शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है स्किन। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है, जो सभी जगह पर पाई जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 12 पर दिया गया है कि हीट स्ट्रोक का लक्षण है। हीट स्ट्रोक के लक्षण होते हैं अधिक थकान या फिर ऊर्जा की कमी, चक्कर, उबकोई या बेहोशी, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन या फिर भ्रम होना, ये सभी होते हैं हमारे हीट स्ट्रोक के लक्षण। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि सनबर्न के लक्षण है। जो सनबर्न होता है उसके लक्षण होता है त्वचा पर गुलाबी या फिर लालपन, दर्द, असहजता और पस से भरे छोटे छोटे छाले। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि शरीर गर्मी कैसे खोता है। जो शरीर होता है वो गर्मी कैसे खोता है? विकसित ऊष्मा, ठंडे पानी या फिर वस्तु से सीधा संपर्क और ठंडी हवा।
ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा ये सभी। देन दिया गया है कि हाइपोथर्मिया का लक्षण है, हाइपोथर्मिया का लक्षण होता है कांपना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि शरीर का तापमान गिरने पर सुचारू ढंग से काम नहीं कर पाते, सुचारू ढंग से काम नहीं कर पाते हैं हृदय, ठीक है, तंत्रिका तंत्र या फिर सभी अंग। तो शरीर का तापमान गिरने पर जो हमारे कोई भी अंग इनमें से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, इनमें से कोई भी नहीं। ओके, देन दिया गया है कि जब गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खोने लगती है तो वह स्थिति कहलाती है। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। यानी जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खोने लगता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि बुखार की असुविधा को कम करने का उपाय है, बुखार की जो असुविधा होती है उसको कम करने के उपाय हो सकते हैं पर्याप्त आराम, हल्के कपड़े पहनकर शरीर को ठंडा रखें और भारी भोजन ना खाएं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि आइस बर्न के लक्षण हैं, जो आइस बर्न होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, यानी ठंडी चीज़ से जलना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे दर्द, फफोले और सुन, ये सभी इसके लक्षण हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि गर्मी की थकान के लक्षण है, गर्मी की थकान के क्या लक्षण होते हैं, दुर्बलता, चक्कर और मतली आना, सिरदर्द, शुष्क जीभ व होठ, तीव्र या हल्के श्वास, ये सभी गर्मी की थकान के लक्षण, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि कोई हानिकारक केमिकल यदि आंखों में गिर जाए तो कितनी देर तक आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए, तो हमें आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए कम से कम 20 मिनट तक, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। जो हमारे यूनिट सेकंड की थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखने वाले हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा जहर खाने, जानवरों द्वारा काटने, सर्पदंश, कीट पतंगों द्वारा काटने या फिर डंक मारने पर प्राथमिक चिकित्सा, यानी फर्स्ट एड रिलेटेड विद पॉइजनिंग एनिमल बाइट्स, स्नेक बाइट्स, इंसेक्ट स्टिंग और बाइट्स। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विष के पीड़ित व्यक्ति को, विष के पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उल्टी ना करवाएं, सोने ना दें, श्वास न आने पर CPR करें, तो ये सभी उपाय करने चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि तेजाब या किसी अन्य कीटाणुनाशक से किस अंग को हानि पहुंच सकती है, किस अंग को हानि पहुंचेगी, होठ या फिर मुंह को, गले को, आमाशय को, इन सभी को पहुंच सकती है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि विष मानव शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट कर सकता है, जो विष होता है वो मानव शरीर में खाने पीने की वस्तुओं से, इंजेक्शन से या फिर सूंघने से, किसी भी चीज़ से प्रवेश कर सकता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा इन सभी से। देन दिया गया है कि पागल कुत्ते के काटने का प्राथमिक उपचार है, पागल कुत्ते के काटने का प्राथमिक उपचार जो होता है वो होता है कार्बोलिक अम्ल के घाव को जलाना, यानी पागल कुत्ते के काटने पर जो कार्बोलिक अम्ल होता है उससे घाव को जलाएं, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि पागल कुत्ते के काटने पर हो सकता है, पागल कुत्ते के काटने पर हो सकता है हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके काटने पर रोगी को पानी से डर लगता है, तो जो पागल कुत्ता होता है, पागल कुत्ते के काटने से रोगी को पानी से डर लगता है, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 7 पर दिया गया है कि संक्रमित जानवर की लार से मनुष्य का कौन सा अंग विकृत हो जाता है, तो संक्रमित लार से मस्तिष्क जो होता है वो विकृत हो सकता है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि डंक वाले स्थान पर खुजली हटाने से क्या लग सकता है, तो डंक वाले जो स्थान होते हैं उन पर खुजली हटाने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, उन पर हम लगा सकते हैं कैलेमाइन लोशन। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर दिया गया है कि सांप के कांटे के इलाज के लिए सांप की पहचान क्यों आवश्यक है, तो ये इसलिए आवश्यक होती है ताकि हम सही एंटीटॉक्सिन चुन सकें और सही सीरम जो है वो चुन सकें, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद दिया गया है कि सर्प के काटने पर कटे हुए स्थान पर लगाते हैं, तो सांप के काटने पर कटे हुए स्थान पर हम लगाते हैं पोटासियम परमैंगनेट, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि संक्रमित जानवरों के काटने पर कौन सी बीमारी हो सकती है, संक्रमित जानवरों के काटने पर रेबीज नामक जो बीमारी है वो हो सकती है, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि जहरीले सांप के काटने पर लक्षण उसके अनुसार प्रकट होते हैं,
यानी किसके अनुसार प्रकट होंगे? ये होंगे प्रजाति के अनुसार। जो जहरीला सांप होता है उसके लक्षण उसी की प्रजाति के अनुसार प्रकट होंगे। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि किसके काटने पर एंटी रेबीज टीका लगवाना चाहिए। एंटी रेबीज जो टीका होता है वो गिलहरी हो, कुत्ता हो या फिर बंदर। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शंस दिए गए इन सभी के काटने पर लगवाना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि मधुमक्खी या ततैये के डंक को किस प्रकार निकालना चाहिए। जो मधुमक्खी या जो ततैये का डंक है इसको हम किस प्रकार निकाल सकते हैं? चिमटी की सहायता से। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि बिच्छू के काटने पर होती है, बिच्छू के काटने पर हो सकती है असहनीय पीड़ा। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि दर्द और सूजन कम करने के लिए प्रभावित स्थान को कैसे शिकायत देनी चाहिए। दर्द और सूजन को कम करने के लिए प्रभावित स्थान को ठंडी शिकायत देनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि मुंह में डंक लगने पर पीड़ित को तुरंत चूसने को देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? बर्फ। उसके बाद दिया गया है कि सांप के काटने पर प्रभावित स्थान क्या हो जाता है? सुन्न हो जाता है, गर्म व सूज जाता है और आंखों में धुंधलापन आने लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा ये सभी लक्षण। सो सेकंड यूनिट को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे इसके 4 पार्ट्स रह गए हैं, आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।